बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कोडनी सीरीज़ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद इरफान हूँ। ब्लैक मास्क की तीसरी किस्त में खुशामदीद। आज जैसा कि आपके इल्म में है, हमने इस यूट्यूब चैनल कोडनी सीरीज़ पे इमरान सीरीज़ शुरू की हुई है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्लैक मास्क की दूसरी किस्त। तो आज आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए तीसरी किस्त लेके। तो चलिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। पिछली किस्त में टाइगर ने सलार को गोली मार दी थी। आज उसी के हवाले से तीसरी किस्त हम शुरू करने जा रहे हैं। तो तीसरी किस्त शुरू होती है दूसरी साइड से, दूसरी तरफ से। एक बड़े से कमरे में मेज़ के पीछे बैठे हुए एक अधेड़ उम्र आदमी ने हाथ बढ़ाकर मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ओ टोनी, मैं तुम्हें कॉल करके बुलाने ही लगा था, उधेड़ उम्र आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। मैं तो वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था कि मैंने सोचा तुमसे भी मिल लूँ। क्या बात है, क्या मुझसे कोई काम पड़ गया है? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बैठो और मुझे बताओ, क्या तुम किसी टाइगर को जानते हो? अधेड़ उम्र आदमी ने कहा तो टोनी बेख्तियार उछल पड़ा। टाइगर को? हाँ, वो पहले ब्लैक कोबरा के नाम से जाना जाता था। अब वो अपने आप को सिर्फ टाइगर कहना और कहलवाना पसंद करता है। इंतहाई तेज़ जहन और होशियार आदमी है। सिर्फ बड़ी पार्टियों के काम करता है और बड़ी बड़ी रकमें लेता है। तुम्हें इससे क्या काम पड़ गया है? टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस टाइगर के साथ एक ड्यू हैकल एक्रेमी भी देखा गया है। इसके बारे में कुछ जानते हो? अधेड़ उम्र आदमी ने पूछा। ड्यू हैकल एक्रेमी? क्या वो नेग्रो है? टोनी ने चौंक कर कहा। हाँ, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। ओह, मैं समझ गया कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। क्या उस्ताद शर्फो वगैरह का सेटअप तुम्हारा था? टोनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और इन दोनों ने पूरा सेटअप ही तबाह करके रख दिया है। मुझे अब इतला मिली। सिर्फ मुझे इस टाइगर के बारे में बताया गया है और मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ, इसलिए तुम्हें बुलवा रहा था कि तुम खुद ही आ गए। अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। यह क्रेमी जोना है और कुछ अर्सा कबल इसने स्नेक किलर्स नामी तंजीम बना रखी थी, जिसका वो चीफ है, और इसने दारुल हुकूमत में कत्ले आम कर डाला था और बड़े बड़े बदमाश इसके हाथों मारे गए थे, लेकिन फिर गायब हो गया। अब एक बार फिर नज़र आने लगा है। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है इस कदर छोटे दर्जे के बदमाशों की सरपरस्ती करने की? तुम तो असला के बड़े स्मगलर हो और तुम्हारा ये काम बहुत अच्छे तरीके से और वसी पैमाने पर चल रहा है। टोनी ने मुंह बनाते हुए कहा। ये छोटे दर्जे के बदमाश बड़े लोगों से ज़्यादा हमारे धंधे में काम आते हैं। इनके पुलिस से राब्ते होते हैं और ये असला जहाँ चाहें आसानी से पहुँचा देते हैं। इसलिए मैंने बाकायदा इनका सेटअप तैयार कर रखा था। गो पूरा सेटअप तो ख़त्म नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल एक अहम हिस्सा इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। इसलिए मैं इनका ख़ात्मा करना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। क्या मतलब, क्या तुम टाइगर को हलाक करना चाहते हो? टोनी ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्यों, क्या इसे हलाक नहीं कराया जा सकता? अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। क्यों नहीं कराया जा सकता है, लेकिन वो बेहद होशियार और तेज़ आदमी है। अगर वो बच गया तो फिर सीधा तुम तक पहुंच जाएगा। ये बात सोच लो। टोनी ने कहा। मुझ तक वो नहीं पहुंच सकता। तुम अपनी बात करो। टाइगर और इस जवाना दोनों का खात्मा करना है। बोलो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? मुआवजा तुम्हारी मर्ज़ी का होगा, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। सुनो आर्थर, जो कुछ तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। तुम्हारा ख्याल है कि टाइगर एक आम सा गुंडा है, इसलिए तुम किसी भी आदमी को मुआवजा देकर इसको हलाक करा दोगे। मैं टाइगर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक आदमी अली इमरान का शागिर्द है और अली इमरान पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और दुनिया का ख़तरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट समझा जाता है, और ये जवाना इसी अली इमरान का आदमी है। अगर तुमने इस पर हाथ डाला तो नतीजा ये होगा कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तुम्हारे खिलाफ़ काम शुरू कर देगी और फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारी तंजीम और ना तुम्हारा सेटअप, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। टोनी ने कहा और आर्थर के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। ओह, तो ये बात है, लेकिन फिर क्या मैं खामोश होकर बैठ जाऊं और इन्हें इजाज़त दे दूं कि वो पूरा सेटअप ही ख़त्म कर दें? आर्थर ने होंठ चबाते हुए कहा। वो निचले दर्जे के बदमाशों और गुंडों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, करने दो इन्हें। अलबत्ता तुम अपना राब्ता इनसे ख़त्म कर दो।
इस तरह वो खुद ही दो चार गुंडों को हलाक करके खामोश हो जाएंगे। बदमाशों और गुंडों की दारुल हुकूमत में कोई कमी नहीं है, 10-12 मर जाएंगे तो और आ जाएंगे। तुम क्यों आ बैल मुझे मार वाला काम करना चाहते हो? टोनी ने जवाब देते हुए कहा, क्या कोई ऐसी पार्टी तुम्हारी नज़र में है जिसे ये टास्क दे दिया जाए और वो काम भी करे और हमारा नाम भी सामने ना आए? क्योंकि मेरे गोदाम इस इलाके में है जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो इन गोदामों तक पहुँच जाएं। आर्थर ने कहा, ओह तो फिर वाकई सोचने वाली बात है। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि आस्टन से रब्ता कर लो, वो ये काम कर सकता है। टोनी ने कहा, ओह हाँ वाकई मुझे इसका तो ख्याल ही ना आया था। वेरी गुड, ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ। आस्टन की तंजीम इंतहाई मुनज़्ज़म भी है और तेज़ भी, लेकिन क्या वो भी तुम्हारी तरह टाइगर का दोस्त ना हो? आर्थर ने कहा तो टोनी हंस पड़ा। मैं दोस्ती की वजह से इनकार नहीं कर रहा था, दरअसल इसलिए कह रहा था कि मेरे आदमियों से टाइगर अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए अटैक करते हुए वो समझ जाएगा कि टोनी ये सब कर रहा है, जबकि आस्टन से इसकी ज़्यादा हेलो हेलो नहीं है और ना वो इसके आदमियों के बारे में जानता है, और अगर जान भी ले तो आस्टन का सेटअप ऐसा है कि टाइगर इसके खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। टोनी ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, मैं आस्टन से बात कर लूँगा और मुझे यकीन है कि वो आसानी से और फ़ौरन ये काम कर गुजरेगा। आर्थर ने कहा और टोनी ने इस बात में सर हिला दिया। अब बताओ क्या पीना पसंद करोगे? आर्थर ने कहा, जो मर्ज़ी है पिला दो। टोनी ने कहा तो आर्थर ने मुस्कुराते हुए इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ, क्या हुआ जोआना, तुम आज फिर बोर नज़र आ रहे हो? नाश्ते के बाद जोसेफ ने चाय पीते हुए जोआना से मुखातब होकर कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे बोरियत दूर हो सके। जोआना ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, कल तुम टाइगर के साथ थे और टाइगर ने मुझे बताया है कि खूब मारदाड़ हुई है। फिर? जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी मारदाड़ का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइगर भी मास्टर की तरह काम करने का आदी है कि पूछगछ करते रहो, धमकियां देते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं कल मजबूरी से इसके साथ रहा, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। जोआना ने कहा, स्नेक किलर्स के तुम चीफ हो, टाइगर तो बस एक रुकन है, काम तुमने करना था। जोसेफ ने कहा, मास्टर ने इससे साथ भेज दिया और इसने बिल्कुल इस तरह कमान अपने हाथ में ली जैसे मास्टर लिया करता है, और मैं दुम छल्ले की तरह इसके साथ साथ भागता रहा। हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि चंद गुंडे मारे गए और बस। जोआना ने कहा, पहले तफसील बताओ कि क्या हुआ था। जोसेफ ने कहा तो जोआना ने इससे पहले सुल्तानी मोहल्ले जाने और चाची रहमतें और कौंसलर से मिलने से लेकर गुंडों की हलाकत, फिर होटल में जाकर उस्ताद सालार की हलाकत से लेकर उस्ताद शरफू के अड्डे पर जाने तक के तमाम हालात बता दिए। उस्ताद शरफू का क्या हुआ? जोसेफ ने पूछा। किसी को मालूम नहीं था, इसलिए हम बस वहाँ 2-4 गुंडों को हलाक करके वापस आ गए। टाइगर ने कहा कि वो पहले उस्ताद शरफू और उस्ताद कालू का खोज निकालेगा, फिर मुझे बताएगा और इसके बाद ही इन तक हम पहुंचेंगे। जोआना ने जवाब देते हुए कहा, बात तो इसकी ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इसकी नौबत नहीं आएगी। जोसेफ ने कहा तो जोआना बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, क्यों नौबत नहीं आएगी? जोआना ने हैरान होकर कहा, मेरा ख्याल है कि उस्ताद शरफू और उस्ताद कालू दोनों अब इस वक्त तक गायब रहेंगे जब तक तुम दोनों का खात्मा नहीं हो जाता, और यकीनन इन लोगों ने या इनके सरपरस्तों ने अब तक तुम दोनों के कत्ल की प्लानिंग भी कर ली होगी। जोसेफ ने कहा तो जोआना बेख्तियार उछल पड़ा। कत्ल की प्लानिंग? क्या मतलब? क्या यहाँ बैठे बैठे तुम्हें इल्हाम हो जाता है? जोआना ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं अपने बास का ग़ुलाम हूँ और ग़ुलाम के पास बास की ज़हानत का कुछ हिस्सा होता है, तब ही तो वो ग़ुलाम बन सकता है। इसलिए मुझे मालूम है कि अब क्या होने वाला है। बहरहाल मैं टाइगर से बात करता हूँ, जोसेफ ने कहा और उठकर डाइनिंग रूम में चला गया। हैरत अंगेज़ आदमी है ये, जोआना ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसे वाकई जोसेफ की समझ ना आई थी। वो आम हालात में तो बस एक वहशी जंगली नज़र आता था,
लेकिन जब वो बात करता तो यूँ महसूस होता था कि वो मास्टर इमरान से भी 2 हाथ आगे है। अब इसने जो बात की थी वो जोआना के जहन में भी ना आई थी, लेकिन अभी वो गौर कर रहा था तो इसे जोसेफ की बात दुरुस्त महसूस हो रही थी। चंद लम्हों बाद जोसेफ वापस आया तो इसके हाथ में कार्डलेस फ़ोन पीस था। उसने इसको ऑन किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउड का बटन भी ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि वो नींद के दौरान बेदार हुआ है। जोसेफ बोल रहा हूँ राना हाउस से। मुझे मालूम था कि तुम देर गए अपने होटल से निकलते हो, इसलिए मैं यहाँ फ़ोन किया है, जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन क्यों, क्या कोई ख़ास बात हो गई है? टाइगर ने इस बार होशियार होते हुए कहा। जोआना से मेरी बात हुई है। कल तुम दोनों ने जो कुछ किया है इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जोसेफ ने कहा। रद्द-ए-अमल? कैसा रद्द-ए-अमल? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम अच्छी तरह बेदार हो जाओ, फिर बात करेंगे, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ ही इसने फ़ोन ऑफ करके इसे मेज़ पर रख दिया। क्या मतलब, तुमने फ़ोन क्यों ऑफ कर दिया है? जोआना ने कहा। टाइगर का जहन अभी नींद में डूबा हुआ है, इसलिए मज़ीद बात करना फजूल थी। जोसेफ ने जवाब दिया और फिर चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो जोसेफ ने फ़ोन ऑन कर दिया। राना हाउस, जोसेफ ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ जोसेफ, ये तुमने फ़ोन क्यों बंद कर दिया था? मैं पूरी तरह होशियार हूँ, टाइगर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा तो जोसेफ बेअख्तियार मुस्कुरा दिया। अगर यही बात तुम बात से करते तो अब तक मौत की स्याह दलदल में गले तक फंस चुके होते। तुम्हें मालूम है कि कल तुमने और जोआना ने गुंडों को हलाक किया है और इस उस्ताद शरफू को तलाश करते रहे हो। इसके बावजूद तुम्हारे जहन में इनके रद्द-ए-अमल के सिलसिले में कोई बात नहीं आई, हालांकि तुम खुद इन लोगों में उठते बैठते हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो खामोशी से तुम्हें इस बात की इजाज़त दे देंगे कि तुम दोनों जहाँ चाहो जाकर कत्ल व गारत करो, जिसे चाहो हलाक कर दो? जोसेफ ने तेज़ लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि इनका क्या रद्द-ए-अमल होना है। लाजमी बात है कि उन्होंने हमारे पीछे कातिल लगाए हैं, वो हमें हलाक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने रात ही को इनका बंदोबस्त कर लिया था, मुझे इतला मिल जाएगी, टाइगर ने कहा। फिर क्या करोगे? जोसेफ ने कहा। फिर मैंने क्या करना है, इन हलाक करने वालों और हलाक कराने की कोशिश करने वालों दोनों का खात्मा करूँगा। और क्या करना है? टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। किस किस का हाथ पकड़ोगे? ज़ीरो मैन, दुनिया में तो हज़ारों कातिल हैं, जोसेफ ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बात करो, टाइगर ने कहा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम और जोआना बगैर किसी टारगेट के काम कर रहे हो। मैंने जोआना से कहा था कि वो टागोरा के इलाके की सफाई करे, और सफाई से मेरा मतलब था वहाँ के बड़े बड़े गुरुओं का खात्मा करके, इनके सरपरस्तों को ट्रेस करके इनका भी खात्मा कर दिया जाए। लेकिन तुम दोनों वहाँ की बजाय इस सुल्तानी मोहल्ले के छोटे छोटे बदमाशों पर टूट पड़े, जोसेफ ने कहा। बॉस ने इसका हुक्म दिया था, क्योंकि सलमान ने इन्हें उस औरत के बेटे की हलाकत का बताया था, इसलिए मुझे और जोआना को वहाँ काम करना पड़ा, टाइगर ने जवाब दिया। फिर ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? क्योंकि जोआना दोबारा बोर नज़र आ रहा है। और ये भी सुन लो कि स्नेक किलर्स का चीफ जोआना है, तुम नहीं हो, जोसेफ ने कहा तो दूसरी तरफ से टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ओह, तो ये बात है, ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा, टाइगर ने कहा। ओके, तुम मालूमात हासिल करो कि तुम्हारे कल के एक्शन का इन लोगों में क्या रद्द-ए-अमल है, फिर जोआना को रिपोर्ट दे देना, फिर जैसे जोआना कहे वैसे कर लेना, जोसेफ ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। तुमने हुआ वहाँ टाइगर से बात कर दी, जोआना ने कहा। कहना ज़रूरी था। बहरहाल एक बात मैं तुम्हें बता दूँ कि इस तरह अगर तुम मज़ीद बोर दिखाई दिए तो बॉस तुम्हें गोली भी मार सकता है। इसे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जिनके चेहरों पर बेजारी नजर आने लग जाती है, जोसेफ ने कहा और उठकर बाहर चला गया। अलबत्ता फ़ोन पीस वहीं छोड़कर चला गया। कैसा वक्त आ गया है कि अब जोआना को भी समझाया जाने लगा है और धमकियां दी जाने लगी हैं, जोआना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो जोआना ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाया और इसे ऑन कर दिया। राना हाउस, जोआना ने कहा। ओह जोआना, तुम? जोसेफ कहाँ है? दूसरी तरफ से इमरान की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। वो अभी उठकर बाहर गया है, इसे बुलाऊं? जोआना ने कहा। मैंने तुमसे ही बात करनी थी। तुमने कल क्या करहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं?
इमरान ने कहा, अभी जोसेफ से यही बात हो रही थी और फिर जोसेफ ने ही टाइगर से बात की। मैं तफसील बता देता हूँ। जोआना ने कहा और फिर इसने कल होने वाले सारे वाक़यात बताने के साथ साथ जोसेफ और टाइगर के दरमियान होने वाली बातचीत भी दोहरा दी। जोसेफ दुरुस्त कह रहा है, जोआना, वहाँ लाजमन रद्द-ए-अमल हुआ होगा और अब तुम्हें और टाइगर दोनों को हलाक करने के लिए यकीनन कोई कार्रवाई की जाएगी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मास्टर, लेकिन असल मसला ये है कि हमारे सामने कोई ख़ास टारगेट नहीं है। इस तरह छोटे छोटे गुंडों को हलाक करना कोई कार्रवाई नहीं है। जोआना ने कहा, कल तो तुमने और टाइगर ने सिर्फ इस नौजवान की हलाकत का इंतकाम लिया है। आज से तुम अपना असल काम शुरू करो और इसके लिए तुम्हें टागोरा जाकर वहाँ इस शरफू और कालू नामी गुंडों को तलाश करना है और फिर इन्हें फ़ौरी हलाक करने की बजाय इनसे इनके सरपरस्तों के बारे में मालूमात हासिल करनी है। टारगेट खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। इमरान ने कहा, यस मास्टर। जोआना ने कहा, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म हो गया। तो जोआना ने फ़ोन ऑफ करके इसे वापस मेज़ पर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। तो जोआना ने एक बार फिर फ़ोन पीस उठाकर इसे ऑन कर दिया। राना हाउस। जोआना ने कहा, टाइगर बोल रहा हूँ जोआना, मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। हम दोनों को फौरी हलाकत के लिए आस्टन ग्रुप से खिदमात हासिल की गई हैं। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी तो जोआना चौंक पड़ा। आस्टन ग्रुप? ये कौन सा ग्रुप है? जोआना ने चौंक कर पूछा। ज़ीरो मैन दुनिया का एक फ़ाल ग्रुप है जिसका सरबराह आस्टन है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ होता है ये आस्टन? जोआना ने होंठ चबाते हुए पूछा। मैं राना हाउस आ रहा हूँ, फिर वहाँ से चलेंगे इस आस्टन के पास। टाइगर ने कहा, किस पार्टी ने इसकी खिदमत हासिल की हैं? जोआना ने कहा, यही बात तो इससे मालूम करनी है। टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, आ जाओ, जोआना ने कहा और फिर दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म होने पर इसने फ़ोन पीस ऑफ किया और इसे मेज़ पर रख कर उठ खड़ा हुआ ताकि टाइगर के आने से पहले तैयार हो सके। अब इसे इस मसले में दिलचस्पी महसूस होने लग गई थी। दूसरी तरफ इमरान अपने फ्लैट के सिटिंग रूम में बैठा एक साइंसी रसाले के मुताले में मसरूफ़ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सलमान, फ़ोन उठाकर ले जाओ, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन इसके साथ ही वो खुद ही चौंक पड़ा। ओह, ये खुश्क मज़मून पढ़ते पढ़ते मेरा जहन भी खुश्क हो गया है। सुलेमान तो मुझे बता कर गया है कि वो मार्केट जा रहा है और मैं इसे आवाज़ें दे रहा हूँ, इमरान ने बड़बड़ाते हुए बोला, जबकि इसी दौरान घंटी मुसलसल बज रही थी। इमरान ने रसाला बंद करके इसे मेज़ पर रखा और फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSCDSC ऑक्सन बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। फ़याज़ बोल रहा हूँ इमरान, वो तुम्हारा देव हैकल हबशी जवानों और तुम्हारा शागिर्द टाइगर दोनों अस्पताल पहुँच चुके हैं, क्या तुम्हें इतला है या नहीं? दूसरी तरफ से सुपर फ़याज़ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। अस्पताल पहुँच चुके हैं? क्यों, कब, किस तरह? इमरान ने कहा। वो दोनों कार में सवार लॉन्स रोड पर जा रहे थे कि इनकी कार पर बम मारा गया है जिससे वो दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और लोगों ने इन्हें जनरल अस्पताल पहुंचाया। मुझे मेरे एक इंस्पेक्टर ने अभी इतला दी है। मैंने अस्पताल फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वो दोनों ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए क्योंकि कार गैर मामूली साख्त की थी जिसकी वजह से वो बच गए। बहरहाल अभी इन्हें वहाँ एक हफ़्ता रहना होगा। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया कि ये क्या सिलसिला है, क्यों ऐसा हुआ है? सुपर फ़याज़ ने कहा। मुझे तो मालूम नहीं, सिर्फ इतना मालूम है कि स्नैक किलर्स का कोई केस है और तुम्हें तो मालूम है कि स्नैक किलर्स एक सरकारी तंजीम है और जोआना इसका चीफ है, इमरान ने कहा। सुपर फ़याज़ के ये बताने पर कि वो मामूली ज़ख्मी हुए हैं, इमरान को खासा इत्मीनान हो गया था।
ओह हाँ, लेकिन न जाने हमारी हुकूमत को क्या सूझ जाता है कि इस किस्म की थर्ड क्लास तंजीमें बनाना शुरू कर देती हैं। स्नेक किलर्स, ये कैसा नाम है? और फिर सरकारी तंजीम? सुपर फयाज ने जवाब दिया, हुकूमत कोशिश कर रही कि निकम्मे लोगों को इनकी सीटों से हटाकर काम करने वालों को आगे लाया जाए, और अभी ये मामला तजुर्बाती सतह पर है, इसलिए अभी तुम सुपरिटेंडेंट हो, वरना देख लेना अगर यही सूरत आ रही तो तुम्हारी जगह किसी रोज़ जवाना बैठा हुआ नजर आएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मुझे निकम्मा कह रहे हो? तुम्हें मालूम ही नहीं कि हम क्या कुछ करते रहते हैं? नॉनसेंस। सुपर फयाज ने बढ़ते हुए लहजे में कहा, मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, नए से नए अकाउंट खुलवाते रहते हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया तो इमरान ने क्रेडल दबाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्पेशल अस्पताल। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर सिद्दीकी से बात कराएं। इमरान ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, डॉक्टर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद डॉक्टर सिद्दीकी की आवाज़ सुनाई दी, अली इमरान SMSC DSC आक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने बाकायदा अपना तारुफ कराते हुए कहा, क्योंकि डॉक्टर सिद्दीकी के बात करने से ही वो समझ गया था कि फ़ोन ऑपरेटर ने इन्हें इसका नाम नहीं बताया, वरना वो इस अंदाज में बात ना करते। ओह इमरान साहब, आप? हैरियत? दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी ने चौंक कर कहा, जब हैरियत रहती है तब तक आपसे बात ही नहीं होती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये हमारे साथ अलमिया है। डॉक्टर सिद्दीकी ने तवील सांस लेते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया, इसमें इतना तवील सांस लेने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर साहब, आपकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब खैरियत गायब हो जाती है। बहरहाल टाइगर और जवाना दोनों ज़ख्मी हो गए हैं और इस वक्त जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। बताया तो यही गया है कि वो मामूली से ज़ख्मी हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अपने पास शिफ्ट करा लें, इस तरह मुझे इत्मीनान रहेगा। इमरान ने कहा, ओह अच्छा, लेकिन इन दोनों को स्पेशल सेक्शन में तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहरहाल इनका ताल्लुक़ किसी सरकारी महकमे से तो नहीं है। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, जवाना एक सरकारी तंजीम स्नैक किलर्स का चीफ़ है और इस सरकारी तंजीम का बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और टाइगर इस तंजीम का रुकन है और दोनों सरकारी काम के दौरान ही में ज़ख्मी हुए हैं। इमरान ने कहा, ओह अच्छा, फिर ठीक है, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। दूसरी तरफ से डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और इमरान ने ओके कहकर क्रेडल दबा दिया और फिर टोन आने पर इसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। राब्ता कायम होती दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी, इमरान बोल रहा हूँ जोसेफ, टाइगर और जवाना क्या तुम्हारे सामने किसी मिशन पर गए थे? इमरान ने कहा, यस बॉस, टाइगर ने इतला दी थी कि कल के वाक़यात के रद्द अमल में किसी आस्टन ग्रुप को इनके कत्ल के लिए हायर किया गया है। और फिर टाइगर मेकअप में राना हाउस पहुंचा। उसने जवाना को भी मेकअप करने को कहा, लेकिन जवाना ने इनकार कर दिया और फिर वो दोनों जवाना की कार में बैठकर इस आस्टन के पास गए हैं। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं बॉस? जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा, लॉन्स रोड पर इनकी कार पर बम मारा गया है और वो दोनों ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। मुझे सुपर फयाज ने इतला दी तो मैंने इन्हें स्पेशल अस्पताल शिफ्ट करने का डॉक्टर सिद्दीकी को कह दिया। खुसूसी साहब की कार की वजह से ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुए। बहरहाल इन्हें एक हफ़्ता अस्पताल में रहना होगा। तुम्हें मालूम है कि ये आस्टन कौन है और कहाँ रहता है? इमरान ने पूछा। मैंने टाइगर से पूछा तो इसने बताया कि ये पेशावर कातलों का एक बड़े ग्रुप का चीफ है और जोला क्लब का मालिक है। आस्टन इसका कोड नाम है, वरना वहाँ ये मिग के नाम से पुकारा जाता है और सब इसे मिग के नाम से जानते हैं। जोसेफ ने जवाब दिया, ओके, मैं राना हाउस आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। इमरान ने कहा और रिसीवर रख कर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। राना हाउस पहुंचकर इसने कार फाटक के अंदर ले जाने की बजाय एक साइड पर रोक दी और नीचे उतरकर राना हाउस के फाटक की तरफ बढ़ गया। फिर इसने कॉल बेल का बटन प्रेस किया ही था कि राना हाउस की छोटी खिड़की खुली और जोसेफ बाहर आ गया। उसने खाकी रंग का यूनिफॉर्म पहन रखी थी और इसके दोनों पहलुओं में पॉलिस्टर लगे हुए थे।
अरे वाह, तुम तो बाकायदा तैयार हो चुके हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने खुद ही हुक्म तो दिया था बॉस कि मैं तैयार हो जाऊं। जोसेफ ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और इमरान बेअख्तियार हंस पड़ा। हिफाजती निज़ाम ऑन करके आ जाओ, इमरान ने कहा और वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जोसेफ साइड सीट पर आकर बैठ गया तो इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। ये ज्वाला क्लब कहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है, इमरान ने जोसेफ से पूछा। यस बॉस, डेविस रोड पर है, जोसेफ ने जवाब दिया और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरी तरफ लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी सोफे पर अकड़े हुए अंदाज में बैठा हुआ था। इसके सामने मेज़ पर शराब की बोतल पड़ी हुई थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बोतल उठाकर शराब का एक लंबा घूंट लेता और फिर बोतल वापस मेज़ पर रख देता। इसी दौरान फ़ोन आ रहे थे और मुसलसल फ़ोन सुन सुनकर हदायत दे रहा था। अब भी इसने जैसे ही बोतल मेज़ पर रखी, फ़ोन की घंटी बज उठी तो इसने रिसीवर उठा लिया। यस, इसने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। जैकी बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर और जवाना वाला टारगेट हिट कर दिया गया है। दूसरी तरफ से एक मुद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। ओह, किस तरह, तफसील बताओ, इस आदमी ने चौंक कर पूछा। एक कार में वो जवाना नज़र आ गया। इसके साथ एक आदमी था जो कदो कमत के लिहाज से तो टाइगर ही लग रहा था, लेकिन इसका चेहरा मुख्तलिफ था। मुझे इतला मिली तो मैं वहाँ पहुँच गया और फिर एक चौक पर जब ट्रैफिक सिग्नल की वजह से कारें रुकी तो मैंने भी अपनी कार इनकी कार के साथ रोक दी और फिर मेरे कानों में टाइगर का नाम पड़ गया। जवाना इसे टाइगर कहकर पुकार रहा था, जिस पर मैं कंफर्म हो गया कि यही टाइगर है। चुनांचे मैंने अपने आदमी को इस कार को उड़ाने का हुक्म दिया। जैकी ने तफसील बताते हुए कहा। वो दोनों हलाक हो गए हैं या नहीं, बॉस ने तेज़ लहजे में पूछा। बॉस, वो मौका पर हलाक नहीं हुए, लेकिन वो इस कदर ज़ख्मी थे कि अस्पताल पहुंचने पर यकीनन हलाक हो चुके होंगे, जैकी ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि तुमने कंफर्म नहीं किया। नॉनसेंस, कंफर्म करो, और अगर वो ज़िंदा हूँ तो अस्पताल में जाकर इन्हें गोलियों से उड़ा दो। हमने बहरहाल अपना टारगेट पूरा करना है, बॉस ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो बॉस ने रिसीवर रख कर एक बार फिर शराब की बोतल उठा ली। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद जैकी की कॉल दोबारा आ गई। बॉस, वो ज़ख्मी हैं, लेकिन इन्हें किसी खुफिया अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहाँ का पता कोई भी नहीं जानता, जैकी ने कहा। खुफिया अस्पताल? वो कौन सा अस्पताल है और किसने इन्हें वहाँ शिफ्ट किया है, बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। बस ये मालूम हो सका है कि सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस आई और इन दोनों को ले गई। मेरे आदमी मालूमात हासिल कर रहे हैं, जैकी ने जवाब दिया। ठीक है, अगर अस्पताल का पता लग जाए तो वहाँ कार्रवाई कर दो, वरना बहरहाल वो ठीक होकर बाहर तो आएंगे तो फिर कार्रवाई शुरू कर देना। काम तो हर सूरत में करना है, बॉस ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और बॉस ने एक बार फिर रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। यस, बॉस ने रिसीवर उठाकर तेज़ लहजे में कहा। आर्थर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक बारी सी आवाज़ सुनाई दी। ओह आर्थर, तुम? मैं ऑस्टन बोल रहा हूँ। तुम्हारा काम तो हो गया था, लेकिन वो अभी बहरहाल ज़िंदा हैं, इसलिए काम जारी है, ऑस्टन ने कहा। क्या मतलब? काम हो गया था तो फिर वो ज़िंदा कैसे रह गए? दूसरी तरफ से आर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे आदमियों ने लॉन्स रोड पर इनकी कार पर बम मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हुए और अस्पताल पहुंचा दिए गए। मेरे आदमी इन्हें हलाक करने अस्पताल पहुंचे तो वहां से मालूम हुआ कि इन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां का पता नहीं चल रहा। इसलिए मैंने अपने आदमी को हुक्म दे दिया कि वो अस्पताल को तलाश करें और इन्हें हलाक कर दें, वरना बहरहाल ये बाहर तो आएंगे, तब इन्हें हलाक कर दिया जाएगा, ऑस्टन ने तफसील बताते हुए कहा। तो क्या इनका ताल्लुक़ हुकूमत से है, जो इन्हें किसी खुफिया सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है? दूसरी तरफ से आर्थर ने उलझे हुए लहजे में कहा।
ओह नहीं, ये बात नहीं। टाइगर के बारे में मुझे मालूम है कि इसका ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले किसी अली इमरान से है। शायद इस अली इमरान ने यह बंदोबस्त किया होगा, ऑस्टिन ने जवाब दिया। ठीक है, बहरहाल इन्हें हर सूरत में हलाक होना चाहिए, आर्थर ने कहा। तुम फिक्र मत करो, ऑस्टिन अपना काम बहरहाल मुकम्मल किया करता है, ऑस्टिन ने फातिहाना लहजे में कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो ऑस्टिन ने रिसीवर रख दिया, लेकिन इसी लम्हे साथ पड़े हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो ऑस्टिन बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि इंटरकॉम की घंटी बजने का मतलब यही था कि कॉल क्लब से की जा रही है। यस, ऑस्टिन ने रिसीवर उठाकर कहा। काउंटर से रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस। एक साहब और एक अफ्रीकी हबशी यहाँ आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इन साहब ने अपना नाम प्रिंस बताया है और वो अफ्रीकी हबशी इनका मुहाफिज है। दूसरी तरफ से कहा गया, प्रिंस क्या मतलब? क्या वो किसी रियासत का शहजादा है? ऑस्टिन ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, वो अपने आप को प्रिंस ऑफ डेम्प कह रहे हैं। डेम्प रियासत होगी? रॉबर्ट ने कहा। मेरी इनसे बात कराओ, ऑस्टिन ने कहा। हेलो, प्रिंस ऑफ डेम्प बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक बारी सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, मिक बोल रहा हूँ। आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? ऑस्टिन ने कहा। रियासत डेम्प के चंद दुश्मन यहाँ मौजूद हैं और हम इनका खात्मा करना चाहते हैं। हमें बताया गया है कि आपके ज़रिए ऑस्टिन से रब्ता हो सकता है। हम मुंह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, ये रियासत ऑफ डेम्प कहाँ है? मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया, ये सिलसिला कोहमालिया में एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, आप रिसीवर रॉबर्ट को दें, ऑस्टिन ने कहा। यस बॉस, मैं रॉबर्ट बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। इनको स्पेशल ऑफिस पहुँचा दो, मैं वहीं आ रहा हूँ, ऑस्टिन ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि दौलत खुद चल कर आ गई है। बहुत खूब, आज वाकई किस्मत ज़ोरों पर है। रिसीवर रखकर ऑस्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा और शराब की बोतल उठा ली। जाहिर है एक प्रिंस अब मुंह मांगा मुआवजा देने की बात करे तो फिर किस्मत ने तो मेहरबान होना ही था। आज बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में चौथी किस्त के साथ। ब्लैक मास की आज तीसरी किस्त का इख्तिताम हुआ चाहता है और चौथी किस्त इंशाल्लाह ताला दूसरी साइड से शुरू करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस YouTube फैमिली के मेंबर बन जाइए और इंशाल्लाह ताला हमारा ये सफ़र बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत गुजरेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।